Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel. Here we will discuss about the silviculture and forestry related steps. So वीडियो को शुरू करने से पहले I am Shubham and I will teach you every detailed information regarding the forestry. So सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सिल्विकल्चर की। जैसे कि हम बात करें जो सिल्विकल्चर है ये फॉरेस्ट्री का बेस माना जाता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट्री द सिल्विकल्चर। यू कैन से दैट कि अगर कोई ऑटोमोबाइल है तो उसमें जो इंजन है उस इंजन का काम करती है सिल्विकल्चर इन फॉरेस्ट्री। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं। हियर व्हाट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम सुनते ही हमारे जहन में सवाल आता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा, और ये है भी। लेकिन आइए देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली फॉरेस्ट्री इज। तो फॉरेस्ट्री इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट लैंड एंड इट्स एसोसिएट रिसोर्स। तो जो फॉरेस्ट्री है ये एक तरह की स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम फॉरेस्ट को मैनेज करना सीखते हैं। एंड ना केवल फॉरेस्ट, उससे रिलेटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एसोसिएटेड रिसोर्सेज हैं, उसको भी मैनेज करना, वो भी फॉरेस्ट्री के अंदर ही आता है। आप मान के चल लीजिए कि फॉरेस्ट है तो वहाँ पे क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल होंगे, बर्ड्स होगा, है ना, वाटर रिसोर्स है। तो ये सारा रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, तो ये सारे चीज का मैनेजमेंट और प्रैक्टिस जो है इसको हम लोग फॉरेस्ट्री में देखते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट्री मीन्स ओनली फॉरेस्ट, बट यहाँ क्या है, मैंने लिखा है इट इनकम्पासेस फॉरेस्ट। यानी कि हाँ ठीक है, फॉरेस्ट्री के अंदर हम लोग फॉरेस्ट को कंसिडर करते हैं, बट इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएट रिसोर्सेज। ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं एक डेफिनेशन पे हमारा, कि फॉरेस्ट्री को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो फॉरेस्ट्री इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड अप्रेजिंग of the forest resources with an object of producing goods and services on a sustained basis for the welfare of mankind and its environment। देखिए, जो फॉरेस्ट्री है एक साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को क्रिएट कैसे किया जाए इस चीज के बारे में देखते हैं। क्रिएट करने के बाद उसको मेंटेन कैसे किया जाए। अगर हम पौधे लगाते हैं तो जब तक वो बड़ा नहीं होता उसका हम लोग को केयर करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। एंड देन अप्रेजिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो हम जो फॉरेस्ट लगा रहे हैं, हमको उससे क्या चाहिए, इधर हम लोग को उससे टिम्बर चाहिए होता है, ये फाइबर चाहिए होता है, फ्लॉसेस चाहिए होता है, गम्स चाहिए होता है, रेजिन्स चाहिए होता है। तो इस चीज के लिए जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो हम लोग को गुड्स चाहिए होता है, एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे देखिए फॉरेस्ट जो है ना, उससे हम लोगों को दो प्रकार की सर्विसेज मिलती है। एक होती है टेंजेबल, एक होती है नॉन टेंजेबल। टेंजिबल सर्विसेज वो है जो कि आपको डायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली आप उससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, वुड हो गया, गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, ओलियो रेजिन्स हो गया, फाइबर्स हो गया, फ्लॉसेस हो गया। ये सभी क्या है, हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंपली जो है वो लकड़ी को काटते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है। इसके बाद ये हो गया आपका टेंजिबल बेनिफिट। इसके बाद होता है अनटेंजिबल बेनिफिट। ठीक है, इंटेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं उसको। इंटेंजिबल बेनिफिट क्या हो गया है कि जैसे आपने बात सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ में हमेशा आपको 24 आवर ऑक्सीजन मिलती है ना। तो हर एक पेड़ ऑक्सीजन देता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, आपका जो क्लाइमेट है उसको कूल करके रखता है। आप लोगों ने सुना होगा माइक्रो क्लाइमेट के बारे में, जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उसे बता देता हूँ कि जो जहाँ आप देखिएगा कि जहाँ पेड़ वगैरह जो है, डेंस वेजिटेशन होती है ना, वहाँ का टेम्परेचर जो है 1-2 डिग्री सेल्सियस आपको बाहरी टेम्परेचर के मुकाबले, और जगह के मुकाबले वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा डाउन रहता है। तो उसको हम लोग माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, है ना। एंड ये क्या है, हम लोग को सस्टेन बेसिस पे चाहिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। सस्टेन बेसिस इसका मतलब ये नहीं कि हम आज एक भूमि है, मान के चलिए आप 5 से 10 हेक्टेयर में आप फॉरेस्ट लगाते हो, उसके बाद अगली बार क्या कर रहे हो, उसको पूरा का पूरा काट देते हो। फिर पूरा पूरा कट जाने के बाद क्या है,
ये कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप्स तो है नहीं कि आपको 6 महीने में ये फसल दे देती है, ये फॉरेस्ट क्रॉप्स है। तो जो ये फॉरेस्ट क्रॉप है इसको ग्रो करने में ही 10 ईयर्स से 20 ईयर्स का पीरियड लगता है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ये 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, कुछ कुछ ट्रीज होते हैं जिनका मैचुरेशन पीरियड 120 ईयर्स होता है। ओके, तो ऐसा नहीं हम लोग को करना है, हम लोग को सस्टेन बेसिस पे इसके इसका कल्टीवेशन करना है फॉर दी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ऐसे तो फॉरेस्ट्री के कई सारे ब्रांचेज हैं, बट हम लोग मेनली इसको दो भाग में बांटते हैं, बेसिक फॉरेस्ट्री एंड अप्लाइड फॉरेस्ट्री। तो बेसिक फॉरेस्ट्री दैट मीन्स कि ऐसे फॉरेस्ट्री जो कि बेस होता है फॉरेस्ट्री का, है ना, जो कि इस पे नींव टिका हुआ है, तो इसको हम लोग बेसिक फॉरेस्ट्री में देखते हैं। और अप्लाइड फॉरेस्ट्री उस फॉरेस्ट्री है जो कि इसेंस है, जो मूलभूत तत्व होते हैं उसको। अब आइए हम लोग देखते हैं दोनों चीज़ों को। देखिए, बेसिक फॉरेस्ट्री जो हमने बताया कि इसमें ये सारे जो हैं ये टोटल बेस हैं, फॉरेस्ट्री के बेस हैं, है ना, फॉरेस्ट्री इसमें ही टिका हुआ है। जैसे देखिए सिल्वीकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सिल्वीकल्चर है ये फॉरेस्ट्री का एक, आप मान के चलिए अगर फॉरेस्ट्री ऑटोमोबाइल है तो ये जो सिल्वीकल्चर है ना ये उसका इंजन है। विदाउट सिल्वीकल्चर यू कांट थिंक अबाउट फॉरेस्ट्री। सो ये है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, अगेन सिल्वीकल्चरल सिस्टम, देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना। आइए अब आगे देखते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। चलिए, हमारा आ गया सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर एक्चुअली है क्या, ये देखिए सिंपली है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग एक लैंड पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं। सेम क्या है, हम लोग जो सिल्वीकल्चर है ये एक थ्योरी एंड प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप को रेज करते हैं, है ना। देखिए मैंने लिखा है कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स में आपका ट्रीज आता है ना, तो इसका कल्टीवेशन है। अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हम लोग देख ले तो सिल्वीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर, है ना। अब आइए मैं इस डेफिनेशन को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला तो ये है कि सिल्वीकल्चर क्या है, एक फॉरेस्ट्री का ब्रांच है। हम लोग फॉरेस्ट्री देख रहे हैं, फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट्री का ही एक ब्रांच है, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है सिल्वीकल्चर। अब ये क्या करता है, ये डील करता है एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जैसे कि अगर हम लोग बीज लगाते हैं तो आप देखिए बीज जो है पहले अंकुर होता है ना, वो अपने आप को पहले भूमि पे स्टेबलाइज करता है, अपने अस्तित्व में आता है, तो ये है स्टेब्लिशमेंट। डेवलपमेंट, धीरे धीरे वो क्या होता है, एक पौधे के रूप में अपने आप को डेवलप करता है ना। देन क्या है, केयर। अब जैसे पौधा बड़ा होने लगता है तो हम लोग को क्या है, उसमें पानी देना है, खाद देना है, उसका केयर करना है ना। एंड रिप्रोडक्शन, अब देखिए जब पौधा बड़ा होगा उसमें हम लोग पानी खाद देंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। एंड जब फूल होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। एंड देन पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है कि फिर से उसका जो आप जो स्पीसीज है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर, है ना। अब यहाँ एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टैंड्स ऑफ टिम्बर क्या है ना। तो जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मान के चलिए आपके पास 5 से 10 हेक्टेयर भूमि है ना, एरिया है आपके पास, 5 से 10 हेक्टेयर एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए अगर उस एरिया में अगर आपके पास 50 आम के पेड़ हैं, 50 अमरूद के पेड़ हैं, 50 जामुन के पेड़ हैं, और अगर आपको केवल आम के पेड़ को काटना है तो आप क्या बोलोगे कि जो आम के पेड़ों को काट डालो, ठीक है। तो वो क्या है, जो काटने वाला वो जाएगा आम के पेड़ को काट देगा, अमरूद के पेड़ को छोड़ देगा, जामुन के पेड़ को छोड़ देगा। लेकिन वही आप सोचिए, उस भूमि पे, उस लैंड पे आपका जो आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अगर सारे को कटवाना है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि जाओ भाई आम के पेड़ों को काट दो, जामुन के पेड़ों को काट दो, और अमरूद के पेड़ों को काट दो, है ना। तो ये इस चीज का हल निकालने के लिए जो फॉरेस्टर्स हैं उन्होंने क्या एक टर्म यूज किया है, स्टैंड्स, कि एक पैचेस पे, एक पैच पे, एक प्लॉट पे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड्स। यानी 5 हेक्टेयर एरिया में अगर आपके पास अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, कटहल है, तो सारे पेड़ को आप
अगर इंगित करना चाहते हो, उन सभी को आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि दीज आर द स्टैंड्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हम लोग को क्या करना है कि स्टैंड्स को रिप्रोड्यूस करना है ना। तो सिल्वीकल्चर क्या है, स्टेब्लिशमेंट देखता है, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन टॉमियन कास्टियन द्वारा दिया गया है। इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में कहीं भी लिख के आते हो, एग्जामिनर इस पे कहीं भी लाल कलम नहीं चला सकता। दिस इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, जैसे हमने बात किया था, सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया गया इंडियन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टर्मिनोलॉजी 1957 में। ठीक है, तो क्लियर है सिल्वीकल्चर क्या है। चलिए अब अगला हम देखते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब देखिए, मेंसुरेशन हम सभी लोग जानते हैं, मेंसुरेशन जो है वर्ड मेंसुरा से बना है, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, दैट मींस मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आप जानते हैं टिम्बर होगा, देन आपका फाइबर फ्लॉसेस एंड सो ऑन, ये सब होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इस जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, इसकी डेफिनेशन जो है सिंपली हम नहीं समझ सकते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, फॉर्म, वॉल्यूम, एज एंड इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्रीज, स्टैंड्स और होल वुड्स इधर स्टैंडिंग और आफ्टर सेलिंग। ठीक है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ट्रीज है, ठीक है, इधर वो सिंगल ट्रीज हो, स्टैंड्स हो, स्टैंड मैंने बता दिया आप लोगों को, या होल वुड्स मीन्स इंटायर फॉरेस्ट। ठीक है, तो या तो आपको सिंगल ट्री का डायमेंशन लेना है, वॉल्यूम देखना है, एज देखना है, इंक्रीमेंट देखना है। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्री है, जैसे अब हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग की एज क्या है, साल साल में बढ़ती है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इस साल हम लोग 10th के थे, अगले साल 11 के हो गए, तो हम लोग का इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ एज हम लोग देख रहे हैं, और इंक्रीमेंट ऑफ अ सिंगल ट्री हम लोग देखते हैं। इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट जो होता है उसको हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे देखते हैं, एज के बेसिस पे देखते हैं, फॉर्म के बेसिस पे देखते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्रीज, तो वो इंक्रीमेंट जो है यहाँ उस चीज को बोला गया है ना। तो इधर आप सिंगल ट्रीज का देख रहे हो, स्टैंड्स का देख रहे हो, या फिर इंटायर फॉरेस्ट का देख रहे हो, तो उस चीज का जो मेजरमेंट होता है, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब या तो पेड़ खड़ा हो, यानी कि स्टैंडिंग में हो, ठीक है, या कटा हुआ हो। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कटे हुए पेड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसका हाइट नाप रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना, एज निकाल रहे हैं। एज आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्री का एज कैसे निकालते हैं, एक दो दो मेथड होता है। एक तो है कि अगर ट्री कटा हुआ है, फेल्ड ट्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो रिंग्स होते हैं ना, रिंग्स को देख के काउंट करके हम बता सकते हैं कि हाँ, ये पेड़ जो है कितना साल पुराना है ना। अगर स्टैंडिंग ट्री है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको आप क्या कीजिए, बार्क में अंदर डालिए, और फिर उसमें जो इम्प्रेशन आता है उससे हम लोग मेजर करते हैं कि उसका एज क्या है। ठीक है, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन में हम लोग किस किस चीजों पे बात करते हैं, देखिए, फॉरेस्ट मेजरमेंट जो करना है, या तो स्टैंडिंग ट्री का करेंगे, ठीक है, फेल्ड ट्री या सॉन ट्रीज। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखिए, जो पैनल वगैरह बनते हैं ना, ट्री को पहले काट के उसका स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में उसको बना दिया जाता है, उसको हम लोग सॉन ट्रीज कहते हैं, कटा हुआ जो रहता है। देन राउंड ट्रीज, कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्री जो है वो गोल रहता है, राउंड, तो वो ट्री है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग सिल्वीकल्चरल सिस्टम। सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या है, तो देखिए, आपको यहाँ हर एक जगह सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर दिख रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि फॉरेस्ट्री जो है उसमें सिल्वीकल्चर जो है एक इंजन के जैसा है। विदाउट सिल्वीकल्चर यू कांट इवन थिंक अबाउट फॉरेस्ट्री, है ना। ठीक है, चलिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या है, जैसे कि मान के चलिए, मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर खेतों में आप आलू लगाते हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्यारी करोगे, उसके बाद जो है आलू को लगाओगे, ठीक है। लेकिन वही अगर आप झींगा लगा रहे हो, करेला लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, क्यारी बनाते हैं, पौधा भी लगाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक सहायता देना होता है, या तो हम लोग डंठल गाड़ देते हैं, या फिर क्या है, एक शेड बना देते हैं, जिससे कि जब वो पौधा बड़ा होगा तो उसको हम लोग लतरा सकें, और फिर उस पे फल आ सके, है ना। तो ये दो, इसको आप ऐसे समझिए कि ये दो सिस्टम है। पहले सिस्टम में क्या था, हम लोगों ने कोई भी उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन जब झींगा और करेला की बात आई, तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सपोर्ट दिया। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ trees, okay,
एंड यू कैन जस्ट, आपने कहावत सुनी है ना कि एक ही तरह से हम लोग हर एक चीज को ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, नॉट सेम साइज फिट ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक सिस्टम को लेके आए हैं, सिल्वीकल्चरल सिस्टम को, है ना, जिससे कि क्या है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज ऑफ ट्री हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें ताकि जो हमारा प्रोडक्शन हो, जो प्रोड्यूस हो, वो ज्यादा मिले। तो इस चीज को जो डील करता है वो सिल्वीकल्चरल सिस्टम डील करता है। डेफिनेशन देखिए, ए मेथड ऑफ सिल्वीकल्चरल प्रोसीजर, ठीक है, हमने बात किया, वर्क आउट इन अकॉर्डेंस विथ एक्सेप्टेड सेट ऑफ सिल्वीकल्चरल प्रिंसिपल्स by which crop constituting forest are tended, harvested and replaced by new crops of distinctive forms, है ना। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स की बात की जा रही है, इसीलिए बात की जा रही है क्योंकि हम लोग जानते हैं सिल्वीकल्चर क्या है, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स। एंड क्या बात की, आर्ट एंड साइंस। अब जहाँ साइंस की बात आ जाती है तो वहां तो डेफिनेटली है, देर विल बी रूल्स, है ना। तो ये है आपका सिल्वीकल्चरल सिस्टम। ये डेफिनेशन जो है ये प्रकाश एंड खन्ना द्वारा दी गई है, ये 1979 में दिया गया है। तो ये डेफिनेशन आप कहीं भी एग्जाम में अगर लिख के आते हो तो नो डाउट आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म है मैनेजमेंट, जो कि आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, भले ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानते हो या ना, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा कि हम कैसे भी किसी चीज को मैनेज करते हैं, है ना। तो यहाँ अब हम लोगों को देखना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिगार्डिंग विद फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को दो चीज मैनेज करना है, पहला बिजनेस पर्पस, ठीक है, और दूसरा टेक्निकल। यानी कि अगर जंगल है, फॉरेस्ट है, तो हम लोगों को क्या है, उससे हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को उससे चाहिए अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, है ना। तो फॉरेस्ट को मैनेज हम कैसे करेंगे, तो दो तरीके से, एक तो हम लोगों को बिजनेस मेथड लगाना और दूसरा टेक्निकल प्रिंसिपल। क्योंकि अगर आप टेक्निकल जो साइंटिफिक एप्लीकेशन नहीं करोगे तो हो सकता है आपको जो पेड़ जो है, जो ट्री है, वो आपने देखा होगा कि जो सीधा एकदम स्ट्रेट बोल रहता है, मतलब तना जो स्ट्रेट रहता है, वैसे पेड़ का कीमत ज्यादा होता है। अब मान के चलिए पेड़ डिफॉर्म हो गया, इधर ब्रांच निकल गए, इधर ब्रांच निकल गए, तो वो क्या है, उसको आपको मार्केट में उसका मार्केट वैल्यू कम मिलेगा। तो टेक्निकल प्रिंसिपल्स हम लोगों को अप्लाई करना है एंड देन बिजनेस मेथड्स अप्लाई करना है। इसीलिए अप्लाई करना है क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को फॉरेस्ट टिम्बर चाहिए, उस टिम्बर को हम लोग मार्केट में बेचेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोगों को प्रॉफिट होगा। हेंस an application of business methods and technical forestry principles to the operation of a forest property is known as forest management, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन जो है सैप द्वारा दिया गया है, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्टर्स के द्वारा दिया गया है। तो ये डेफिनेशन भी आप कहीं भी लिख के आते हो, दिस विल बी फाइन। ओके, देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग को क्या देखना है, हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोइंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंपोजिशन से क्या मतलब है कि मान के चलिए आप, आपके पास एरिया है, मान के चलिए सपोज आपके पास 5 एकड़ एरिया है, ठीक है। आप वहां पे क्या चाहते हो कि मैं चंदन का पेड़ लगा दूं, ठीक है। चंदन का पेड़ सभी लोग जानते हैं, पुष्पा में हमने देखा बहुत कॉस्टली होता है, स्मगलिंग वगैरह ऑल। तो अगर आप चाहते हो कि 5 हेक्टेयर एरिया में आप चंदन के पेड़ को लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने पेड़ लगा दिया, इट मे बी पॉसिबल दैट कि वहां अलग से कुछ इंडिजिनस पेड़ उगाए, मान के चलिए आपका ये कटहल आ गया, जामुन उगाया, ठीक है, नीम उगाया। तो आपको क्या है, आप उस कंपोजिशन को रखना नहीं चाहते जहां आप, एक और सोचिए, जब आपने चंदन के पेड़ को लगाया, एक चंदन का पेड़ का कॉस्ट और एक नीम का पेड़ का कॉस्ट या कटहल का पेड़ का कॉस्ट, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप नहीं चाहते, आपको क्या है, आप बेनिफिट चाहते हो, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप ये चाहोगे कि नहीं भाई, मेरा जो 5 एकड़ एरिया है उसमें केवल और केवल चंदन का पेड़ ही हो। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप मैनेज करोगे, क्या करोगे, या तो नीम के पेड़ को काट दोगे, जो अदर्स जो अन आइडेंटिफाई जो अनवांटेड ट्रीज हैं, ठीक है, आप जिन्हें नहीं चाहते उसे आप क्या करोगे, काट दोगे, फेल कर दोगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फेल करने के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी होगी, है ना। इसमें हम लोग
फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या अप्लाई किया, हमने ये देखा कि हम लोगों को क्या मार्केट वैल्यू नीम से कितना ही मिलेगा जितना कि एक चंदन से मिलेगा, तो हमने यहाँ एक बिजनेस माइंडेड भी सोचा, और दूसरा हम लोग टेक्निकल प्रिंसिपल से अप्लाई करते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको काट देंगे, है ना। तो ये हो गया, आप उससे कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ देखिए एक नया टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, देखिए ग्रोइंग स्टॉक क्या है कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में ना, जो आपका पेड़ लगा हुआ है वो डेवलप करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रोइंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। उसका वॉल्यूम, उसकी हाइट, ठीक है, तो ये सब आता है आपकी ग्रोइंग स्टॉक के अंदर में, है ना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग ये भी डील करते हैं, उसको हार्वेस्ट करेंगे। मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैंने आपको बताया, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाइए फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन पे। तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री कंसर्न विद द हार्वेस्टिंग एंड नेसेसरी प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग टू द कंज्यूमर ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमने फॉरेस्ट लगाया, उसको डेवलप किया, अब क्या है, फॉरेस्ट को हम लोग हार्वेस्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको मार्केट तक ले जाएंगे, ताकि क्या है, हम लोगों को उचित दाम मिल सके, है ना। जिस चीज के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट को लगाया, इधर फॉर टिम्बर के लिए लगाया, टिम्बर होगा उसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, देन उसको मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, है ना। तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करता है कि ये हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग तक का जो प्रोसेस है ना, कंज्यूमर तक जो पहुंचाने का प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है। मान के चलिए आपने पेड़ लगाया, उस पेड़ को आपने काटा, फिर उस पेड़ को काटने के बाद आपने उस पेड़ को जंगल से निकाला, जंगल से निकालने के बाद आपने किसी जो बायर्स है उसको सेल किया, देन वहां से फिर वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में वो लॉग्स के फॉर्म में बिकेगा, देन फिर उससे फर्नीचर बनेंगी, देन फर्नीचर फिर आप घर में लेके आओगे। सो ये होल प्रोसेस जो है ना, ये आपका आता है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या डील करते हैं, तो डिफरेंट हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने चंदन का एग्जांपल दिया था, उदाहरण लिया था, तो चंदन में ही लेके समझाता हूँ। अगर चंदन का पेड़ है ना, अगर चंदन के पेड़ को अगर हम काटते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कोशिश ये करते हैं कि जो जमीन से सटा हुआ होता है ना, जमीन के जो बेस होता है, जो ट्री जो है बेसल एरिया, है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसके एकदम काफी नजदीक से उसको फेल करते हैं, इसीलिए कि चंदन का जो वुड होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर थोड़ा सा भी 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे भी होगा, तो उससे आपको क्या है कि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। वही अगर हम दूसरे पेड़ों को काटते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टम्प हाइट होता है, जो स्टम्प हाइट एक हाइट होता है, मिनिमम हाइट जो आपका ग्राउंड एरिया से होता है, उस हाइट पे आप क्या करते हो, उस ट्री को फेल करते हो, है ना। तो और सब ट्री के लिए, बाकी ट्री के लिए वो जो स्टम्प हाइट है उसको हम लोग 30 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, बट इन केस ऑफ चंदन और अदर वैल्यूएबल ट्री स्पीसीज हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जमीन से जितना करीब हो सके वहां से हम लोग फेल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, है ना। तो ये सारा जो है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन क्या आता है, अंडर आता है। देन है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मैंने बताया कन्वर्जन हम लोग को क्या करना है, मान के चलिए चंदन ही है, चंदन का लकड़ी कटेगा, लकड़ी कटने के बाद वो फिर फर्दर जाएगा प्रोसेसिंग में, उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए चंदन का पेस्ट बना रहे हो, फिर चंदन का वो लकड़ी बन रहा है ना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, कन्वर्जन मेथड्स हैं उसको ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सभी जो है ये सारे आपके फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के अंदर आते हैं। नाउ देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी। अब देखिए जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ये क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच इज कंसर्न एसेंशियली with the social and economic aims underlying forest management and forestry development। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों को सोशल और इकोनॉमिक तरीके से सोचना पड़ता है। मान के चलिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे क्या हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो और इकोनॉमिकली भी वो सही हो। जैसे मान के चलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो जो फॉरेस्ट एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ऐसा नहीं है कि वो जाके एक बड़े से एरिया को वो हैंडल कर सके और चला सके विदाउट कॉर्पोरेशन, ठीक है। हेंस
आप लोगों ने जीएफएम का नाम सुना होगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक है। उसमें क्या है कि आप हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल पीपल होते हैं, जो जंगल के आसपास रहने वाले लोकल पीपल्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनके सपोर्ट से, है ना, उनको जीएफएम मेंबर्स बनाया जाता है, उनके सपोर्ट से हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को मैनेज भी करते हैं एंड उससे हम लोग उसका केयर भी करते हैं। तो इससे क्या है कि पहला तो जो लोकल पीपल हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है, उनको भी क्या है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है एंड हम लोग भी का भी काम हो जा रहा है कि फॉरेस्ट का जो केयर है, प्रोटेक्शन है, वो भी हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या पॉलिसी होना चाहिए जो कि फॉरेस्ट के लिए बेहतर है ना। ये थी हमारी बेसिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अप्लाइड फॉरेस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि मूलभूत तत्व जो होते हैं, इसेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, है ना। देखिए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी क्या है, सिंपली स्टडी ऑफ ट्रीज, है ना, वुडी ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। देन फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये है वी डील विद द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। देन फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। देन है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट जितने भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो इनसे हम लोग डील करते हैं। देन फॉरेस्ट फायर, हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ते हैं। देन फॉरेस्ट पैथोलॉजी, यहाँ पे क्या है कि डिजीज जो होते हैं ट्रीज के, तो हम लोग स्टडी ऑफ ट्री डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ ट्री के बारे में। देन फॉरेस्ट सॉइल, अब है आपका फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन देखते हैं कंसर्न विद फॉरेस्ट, है ना। देन फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी, देन सीड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वाइबिलिटी जर्मिनेशन, वाइबिलिटी जर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। सीड का जो वाइबिलिटी है, यानी कि कितने पीरियड्स तक वो सही रह सकता है, उसके बाद अगर आप लगाओगे तो वो क्या है जर्मिनेट नहीं करेगा। देन जर्मिनेशन। देन फॉरेस्ट सर्वेइंग, हम लोग यहाँ सर्वे ऑफ वुडलैंड्स, यानी वुडलैंड्स इन फॉरेस्ट का हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं। देन रिमोट फॉरेस्ट सेंसिंग, है ना, रिमोट सेंसिंग आप लोग जानते हैं। फॉरेस्ट सेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से फॉरेस्ट के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैठे बैठे कहीं पता लगा सकते हो कि हाँ फॉरेस्ट फायर अगर लगा है तो कहाँ लगा है, कितने एरिया में वो लगा है, कितने एरिया को इम्पैक्ट किया है, तो ये सब फॉरेस्ट सेंसिंग में देखा जाता है। देन फॉरेस्ट, देन सोशल फॉरेस्ट्री है। सोशल फॉरेस्ट्री एक फॉरेस्ट्री का ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में, सोशल स्टेटस इंप्रूव करने में, एंड रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो दीज आर कम अंडर सोशल फॉरेस्ट्री। नाउ हमारे पास कुछ और भी ब्रांचेस हैं फॉरेस्ट्री के, सम अदर ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री, है ना। एस्थेटिक वर्ड जो है इसका मतलब ही होता है कि सीनिक ब्यूटी से होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग विजुअल ब्यूटी जो है फॉरेस्ट के द्वारा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग गार्डन चले गए, पार्क्स रहता है, तो वहाँ पे इस हिसाब से हम लोग जो फॉरेस्ट की मदद से क्या है एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं। तो ये एस्थेटिक फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। मुगल गार्डन आपने देखा होगा, है ना। नाउ कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, ये फॉरेस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली जो हमारा पर्पस होता है कमर्शियल यूज के लिए होता है ना। जैसे पॉपुलर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये सब का जो प्लांटेशन है ये मेनली जो है कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ये है कि हम लोग जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं ये इधर इंडिविजुअली करते हो या कोऑपरेटिव हम लोग करते हैं, है ना। तो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। देन है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री सिंपल ये है कि फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन है कि फॉरेस्ट्री का जो प्रैक्टिस है उसको हम लोग कैसे एक्सटेंड कर सके। लाइक हम लोग आप देखे होंगे रेलवे प्लांटेशन होता है, रोड साइड प्लांटेशन होता है, एवेन्यू प्लांटेशन जिसे कहते हैं, ये सब सारी चीज जो आते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर आते हैं। देन है फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस जब हम अपने फार्म लैंड पे करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इस तरह की फॉरेस्ट्री को हम लोग फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। देन है इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग इंटेंसली किसी चीज को मैक्सिमाइज करते हैं, जो हम लोग का प्रोड्यूस है उसको मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग लेने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में आता है। देन है मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री, मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देयर विल बी मल्टीपल यूज, लाइक हम उससे वुड भी ले रहे हैं, देन हम वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देन हम लोग क्लाइमेट को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो एक यूज नहीं है, इससे हम लोग कई तरह के यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऊपर देखें कमर्शियल फॉरेस्ट्री देखें तो यहाँ केवल कमर्शियल यूज से मतलब है। यहाँ हम लोग को मतलब नहीं है कि हमारा क्लाइमेट प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम लोग को यहाँ कमर्शियल यूज देखना है। बट मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री क्या है कि वो कमर्शियल यूज भी देख रहा है, आपका क्लाइमेट को भी देख रहा है, वाइल्ड लाइफ को भी देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, ये मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री है। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर क्या है। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।